गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। रील आप लोगों ने देख ली। अब आगे ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट अरुणाचल में और अरुणाचल को लेकर असल में चल क्या रहा है, और दूसरा पार्ट इस रील पर आए कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स। यकीन कीजिए दूसरा पार्ट ज्यादा डिप्रेसिंग है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। हम ये नहीं कह रहे कि शुरू में जो आपने रील देखी उसमें जो दावा है वो सच है। हम ये भी नहीं कह रहे कि झूठ है। हम बस प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो और ना हो। मीनवेल हमारा काम इतना है कि जो सवाल एक नौजवान ने कैमरे के सामने पूछा, वही सवाल हम शांति से फैक्ट्स के साथ सही जगह रखें और देखें कि सरकार, राज्य रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इस पर क्या कहा है। जहां जवाब आ चुका है वो जवाब आपके सामने रखें। जहां नहीं आया वहां ईमानदारी से कहें कि अभी क्लियर नहीं है। पूरा मामला गर्म हुआ अरुणाचल के अपर सुबानसिरी जिले के टाकसिंग सेक्टर से। जून 2026 के आखिर में एक लोकल संस्था नाग वेलफेयर सोसाइटी यानी NWS ने आरोप लगाया कि चाइना की PLA ने वहां सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप बना लिया है उस जमीन पर जिसे गांव वाले सदियों से ग्रेजिंग और जंगल से चीजें इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। NWS के चेयरमैन केरू चदेर का दावा आगे आया कि चाइनीज ट्रूप सियाजा और टोगो गांव के ऑलमोस्ट दरवाजे तक पहुंच गए। ओलो नाले के रास्ते करीब 15 से 16 किलोमीटर अंदर तक। संस्थान ने ओइंग, पनियार, मारपन, पोर्त्रांग जैसे कई जगहों के नाम गिराए। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, लेकिन ये वो सारी जगहें हैं। फिर अगस्त की शुरुआत में एक और चीज वायरल हुई, एक वीडियो जिस पर 26 जुलाई 2026 का टाइम स्टैम्प था, जिसमें एलिजिडली इंडियन आर्मी और PLA के जवान आमने सामने दिख रहे थे। क्लियर कर दूं कि इस वीडियो की सच्चाई को किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने वेरीफाई नहीं किया है। टाइम स्टैम्प होना और सच होना दो अलग बातें हैं। और इन्हीं सबके बीच वो रील आई जिसने बहस को इमोशन दे दिया। कार्टोग्राफिक अग्रेशन यानी नक्शे के जरिए दावा ठोकना। चाइना अरुणाचल को अपना बताता है, नाम देता है जंगनान यानी साउथ तिब्बत और करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर दावा करता है। और वो ये दावा एक अजीब तरीके से मजबूत करता रहता है, जगहों के नाम बदलकर। पहली लिस्ट 2017 में आती है 6 जगह, फिर 2021 में 15, 2023 में 11, 2024 में 30 और मई 2025 में 5वीं लिस्ट 27 जगह, पहाड़, दरें, नदियां, एक झील तक। रेडियो फ्री एशिया और दूसरी रिपोर्टिंग बताती है कि ये सिलसिला अक्सर तब तेज होता है जब इंडिया वहां कुछ बड़ा करता है। जैसे 2024 की लिस्ट तब आई जब PM मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया, जो तवांग तक हर मौसम में रास्ता देती है। इसके अलावा 2023 में चाइना ने अपना स्टैंडर्ड मैप जारी किया, जिसमें अरुणाचल और अक्साई चिन दोनों को अपना दिखाया। इंडिया के विदेश मंत्री S जयशंकर का जवाब छोटा लेकिन टू द पॉइंट था। उन्होंने इसे एब्सर्ड कहा और याद दिलाया कि दूसरों की जमीन को अपना दिखाने से वो आपकी नहीं हो जाती। चाइना का पूरा आर्ग्यूमेंट मैकमोहन लाइन को ना मानने पर टिका है। 1914 की सिमला कन्वेंशन वाली लाइन को वो खारिज करता है। इंडिया और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा उसी मैकमोहन लाइन को असली सरहद मानता है। जमीन की हकीकत ये है कि अरुणाचल के पूरे 83,743 स्क्वायर किलोमीटर को इंडिया एडमिनिस्टर करता है। चाइना वहां 1 इंच कंट्रोल नहीं करता। दावा नक्शे पर है, कब्जा जमीन पर नहीं। भारत ने नक्शे का जवाब नक्शे से दिया। 7 अगस्त 2026 को यानी इस वीडियो के बनने से ठीक पहले भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में अरुणाचल की 27 जगहों और जियोग्राफिकल फीचर्स को औपचारिक रूप से पहचान दी। ये काम गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिलकर किया। सरकारी बयान में कहा गया कि इन्हें आधिकारिक नक्शे पर मार्क करने का मकसद है इनकी सही पहचान और आम लोगों में बेहतर अवेयरनेस। लॉन्गजो और थांगला जैसे जगह इनमें शामिल बताई गई। यानी चाइना जगहों के नाम बदलकर दावा ठोकता है तो इंडिया अपने नक्शे पर उन्हीं जगहों को अपने नाम से पक्का दर्ज करता है। इंडिया हर बार चाइना के रीनेमिंग को खारिज करता आया है। PTI और दूसरी एजेंसीज की रिपोर्टिंग में विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल इसे वेन एंड प्रीपोस्टरस यानी बेकार और बेतुका बताते हैं और दोहराते हैं कि अरुणाचल वॉज, इज एंड विल हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा।
और एक चीज जो इसी पूरे विवाद का एक्सटेंशन कही जा सकती है और नहीं भी, लेकिन हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए। नवंबर 2025 में अरुणाचल की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया और चाइनीज अधिकारियों ने कथित तौर पर उसके इंडियन पासपोर्ट की वैलिडिटी पर सवाल उठाए। इंडिया ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। माय पॉइंट इज कि ये सिर्फ कैटोग्राफिक एग्रेशन नहीं है, ये एक इंसान के पासपोर्ट तक पहुंच गई है। अब सबका वर्जन, तो जो सवाल रील ने उठाया उस पर अथॉरिटीज का जवाब क्या है? इंडियन आर्मी 29 जून 2026 को साफ कहा कि हाल में चाइनीज इंक्रोचमेंट और कैंप बनाने की रिपोर्ट्स इनकरेक्ट एंड विदाउट एनी बेसिस हैं। कोई फ्रेश इंट्रूजन का सबूत नहीं है। अरुणाचल के गृह मंत्री मामा नातुंग कहते हैं कि कोई चाइनीज इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। उनके शब्दों में, हमारे जवान 24/7 मदर इंडिया की रक्षा में खड़े हैं। चाइना 1 इंच पार करने की हिम्मत नहीं करता और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर यकीन मत कीजिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू 7 अगस्त को उन्होंने कहा कि वो इन रिपोर्ट्स पर बिना पुष्टि यकीन नहीं करते, पर ये अहम है, उन्होंने ये भी कहा कि वो ना वेलफेयर सोसाइटी के लोगों को बुलाएंगे, खुद वेरीफाई करेंगे और इंडियन आर्मी से बात करेंगे। यानी सरकार का अपना मुखिया कह रहा है कि फैक्ट्स कंफर्म किए बिना कोई नतीजा नहीं। अब पीआईबी फैक्ट चेक इसमें क्या कहता है? जुलाई 2026 में एक वायरल दावा चल रहा था कि पीएलए 60 किलोमीटर अंदर घुस आई है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने उसे फेक बताया, कहा कि जो वीडियोस घुमाए जा रहे हैं वो पुराने और असंबंधित हैं। तो एक तरफ ये सारे अधिकारी इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अभी भी ओपन है वो ये, टास्किंग की जमीन का कोई इंडिपेंडेंट ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। एनडब्ल्यूएस अपने आरोप पर कायम है। ह्यूमन राइट्स संस्थाओं और कामले के जन नेता अजय मोर्तम जैसे लोगों ने खुली चिट्ठी लिखी है, मांग की है कि गृह मंत्रालय, आर्मी और आईटीबीपी मिलकर जमीन पर जाकर सच पता करें और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ताकि मिस इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद खत्म हो जाए। यानी क्लैरिटी की मांग सिर्फ ऑपोजिशन नहीं कर रहा, वहां के लोकल संगठन खुद कर रहे हैं। एक नक्शा एक दावा होता है, जबकि एक घर एक जिंदगी होती है। चाइना के नक्शे पर अरुणाचल का रंग बदल देने से तवांग की सुबह नहीं बदलती, पर ताकसिन के जिन गांव वालों की ग्रेजिंग लैंड का सवाल है, उनकी बेचैनी नक्शे पर नहीं, उनके आंगन में है। इसीलिए हमारा स्टैंड सिंपल है। जब सरकार, आर्मी और सीएम खुद कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, तो ये अच्छी बात है और इस पर भरोसा करने की पूरी वजह है। पर जब वहीं के लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो वो वेरिफिकेशन होकर, सार्वजनिक होकर इस डर पर पूरा पूर्ण विराम लगा दे। यही एक नौजवान की उस टूटे हुए रील का असली जवाब होगा। इनकार अफवाह को दबा देता है, सबूत उसे खत्म कर देते हैं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो ज्यादा डिप्रेसिंग है। तो बात ये कि रील के नीचे किसी ने लिखा, ब्रो एटलीस्ट वहां पे आपका फ्यूचर सेट रहेगा, बेटर ऑप्शन देन इंडिया। आसान होता इस बंदे को देशद्रोही कहकर आगे बढ़ जाना, पर जिंदाबाद पर हम आसान रास्ता नहीं लेते। हम रुकते हैं और खुद से पूछते हैं वो सवाल भी जो लोगों को चुभते हैं। ये बात इतने सारे नौजवानों को सच क्यों लगती है? क्योंकि ये इकलौता कमेंट नहीं था। एक बात बार बार सुनाई देती है, अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए नंबर्स देख लेते हैं दोनों तरफ के। नागरिकता छोड़ने वाले इंडियंस का आंकड़ा विदेश मंत्री ने खुद संसद में रखा। 2024 में करीब 2,06,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। 2023 में 2,16,000, 2022 में 2,25,000, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। 2011 से 2024 तक करीब 20,60,000 इंडियंस ने नागरिकता छोड़ी और इसका करीब आधा हिस्सा पिछले 5 साल में हुआ। ये बड़ा नंबर है, लेकिन बिफोर वी मूव अहेड, इसका एक दूसरा पक्ष देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स में समझते हैं। एक, ये आंकड़ा 2022 के पीक से नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। 2, नागरिकता छोड़ना कोई अचानक का फैसला नहीं होता। यह अक्सर सालों पहले देश छोड़ने के बाद का आखिरी कानूनी कदम होता है, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। यानी 2024 का नंबर 2024 के मूड की तस्वीर नहीं है, वो एक लंबी कहानी का लास्ट पेज है। अब HNI यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास करीब 8 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा की लिक्विड वेल्थ है। हेनली एंड पार्टनर्स की 2025 की रिपोर्ट में यह दावा है कि इस साल करीब 3,500 इंडियन मिलियनर्स देश छोड़ेंगे, अपने साथ करीब $26 बिलियन की वेल्थ लेकर। पर
यहां पर भी जिंगाबाद का वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई वाला नियम लगता है। ये हेनली का नंबर भी पूरी तरह सीधा नहीं है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने इन रिपोर्ट्स की चीरफाड़ की है। उनका पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया की जिन 1,42,000 मिलियनियर्स के रिकॉर्ड एक्सोडस की बात होती है, वो ग्लोबल मिलियनियर आबादी का सिर्फ 0.2% है और ये रेट पिछली 1 डेकेड के एवरेज जैसा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि हेनली खुद एक ऐसी फर्म है जो कि अमीर लोगों को दूसरे देश की सिटीजनशिप या फिर रेजिडेंसी बेचती है, यानी इस एक्सोडस वाली कहानी में उसका अपना वेस्टेड बिजनेस इंटरेस्ट है। और मजेदार बात, 2023 में जिन 6,500 इंडियंस के जाने को हेनली ने खुद नॉट पर्टिकुलरली कंसर्निंग कहा था, अगले साल उसी को वेल्थ एक्सोडस बना दिया गया। और सबसे बड़ा काउंटर जो अक्सर हेडलाइन से गायब रहता है, इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से मिलियनियर पैदा करने वाले बाजारों में से एक है। यानी हम ऊपर के कुछ लोग खो जरूर रहे हैं, पर नए अमीर उससे कई तेजी से बन रहे हैं। तो देश खाली हो रहा है एक अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि कुछ लोग जा रहे हैं, कहानी बहुत बड़ी करके बेची जा रही है और असली सवाल नंबर का नहीं, नियत का है। जाना क्यों चाहते हैं? जो कारण बार बार सामने आते हैं वो कोई रहस्य नहीं। बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, सेफ्टी, क्लीन एयर, ट्रस्टवर्दी रूल ऑफ लॉ एंड मोबिलिटी, यानी कि आजादी से घूमने की ताकत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडियन पासपोर्ट 2026 में करीब 80th पोजीशन पर है, जिसके साथ करीब 55 to 59 कंट्रीज में या तो वीजा की जरूरत नहीं है या फिर पहले से वीजा ले जाना जरूरी नहीं है, यानी वीजा ऑन अराइवल हो जाएगा। सिंगापुर जैसे पासपोर्ट वाले 190 से ऊपर कंट्रीज ऐसे ही घूम जाते हैं। एक इंडियन इंजीनियर और एक सिंगापुरियन इंजीनियर की काबिलियत भले ही बराबर हो, पर उनके पासपोर्ट की ताकत बराबर नहीं। और मोबिलिटी सिर्फ छुट्टी नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी होती है। हेनली के सीईओ ने खुद माना कि ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, ये अमीरों की एक गहरी सोच का रिजल्ट है कि अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम और स्टेबिलिटी शायद कहीं और ज्यादा है। यही आईना सबसे साफ दिखता है। कहीं और के सपने में इंडिया की असली कमियां भी हैं और ग्रास इज ग्रीनर वाली इंसानी बेचैनी भी। अमेरिकन ड्रीम पर $1 लाख का ताला, जिस बाहर के सपने की हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा दरवाजा हमेशा अमेरिका रहा है और H-1B वीजा उसकी चाबी। इस प्रोग्राम के करीब 70% लोग इंडियन हैं। यही हमारा कलेक्टिव अमेरिकन ड्रीम था। सितंबर 2025 में उस दरवाजे पर भी भारी लॉक लगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किए, जिसने नए H-1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख की फी लगा दी। पहले ये फी करीब $2,000 से $5,000 होती थी। व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई भी दी कि ये वन टाइम फी सिर्फ नए वीजा पर है, मौजूदा होल्डर्स या फिर रिन्यूअल पर नहीं। पर तब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। सैन फ्रांसिस्को से इंडिया आ रही एक फ्लाइट में पैसेंजर्स इस डर से उतरने लगे कि कहीं वापसी में एंट्री ही ना मिले। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, परिवार टूट सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री की संस्था नैस्कॉम ने एक दिन की डेडलाइन को अफरा तफरी भरा बताया और दिसंबर 2025 में एक यूएस जज ने ये फी बरकरार रख दी। सोचिए, हम एक तरफ बहस कर रहे हैं कि लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिस मुल्क के लिए वो छोड़ना चाहते थे, वो खुद दरवाजे छोटे कर रहा है। बाहर की चमक और बाहर की सच्चाई दोनों साथ चल रही हैं। वो 23 लाख वाला दुबई जो कभी था ही नहीं। जुलाई 2025 में एक खबर आग की तरह फैली कि यूएई में अब इंडियंस को सिर्फ करीब 23 लाख रुपीस में लाइफ टाइम गोल्डन वीजा दे रहा है और कुछ में तो सिटीजनशिप तक दे रहा है। AED 1 लाख दो और हमेशा के लिए सेटल हो जाओ। अब ये खबर एक दुबई की कंसल्टेंसी रियाद ग्रुप के प्रेस रिलीज से निकली। उसमें VFS ग्लोबल का नाम पार्टनर के तौर पर घसीटा गया और कहा गया कि इंडिया और बांग्लादेश पायलट फेज में हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने इसे उठाया और घंटों में ये हर जगह थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े नाम भी इसमें बह गए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक रील्स, X, थ्रेड्स सब भर गए डील्स। फिर 8 जुलाई 2025 को यूएई की फेडरल अथॉरिटी ICP ने इसे फॉल्स र्यूमर्स कहकर पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इमिग्रेशन अटर्नी प्रशांत अजमेरा ने एक लाइन में पूरी बात समेट दी। जब बाकियों से गोल्डन वीजा के लिए करोड़ों मांगे जा रहे हैं तो किसी को सिर्फ 23 लाख में क्यों मिलेगा? और उन्होंने साफ किया कि यूएई अपने किसी भी प्रोग्राम के तहत विदेशियों को सिटीजनशिप देता ही नहीं। ये स्कैम चला ही इसीलिए क्योंकि सपना
सुहाना है। इंडिया छोड़ने की चाहत इतनी इंटेंस है कि बजट में विदेशी नागरिकता जैसा झूठ भी लोगों को सच लगा। जब निकलने की भूख इतनी बड़ी हो जाए कि ठग उसे प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगे, तो सवाल ठग पर उतना नहीं, उस भूख पर ज्यादा है जो उसे खरीदार देती है। रूमी की एक पुरानी बात है, एक बांसुरी जिसे उसके बांस के झुरमुट से काटकर अलग कर दिया गया, वो अब बजती है तो असल में अपने बिछड़ने का दर्द गाती है। हर वो आवाज जो हमें छू जाती है किसी ना किसी जुदाई से निकली होती है। हमारा डायस्पोरा वही बांसुरी है, दुनिया भर में फैला, करीब 1.25 करोड़ लोग, सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय, और वही डायस्पोरा हर साल $100 बिलियन से ऊपर घर भेजता है। रेमिटेंसेस में दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी जो जाता है वो पूरी तरह जाता कहाँ है। एक तार हमेशा यही बंधा रहता है। ओशो एक फर्क बताते थे, फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू के बीच। किसी चीज से भागना आजादी नहीं है, किसी चीज की तरफ बढ़ना आजादी है। वो टी शर्ट वाला कोट तो याद ही होगा, यू कैन टेक इंडिया आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन। फिर वो गाना, इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ सकती है तेरी चिट्ठी, और एक और गीत, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। हमारे नौजवान इंडिया से भाग रहे हैं या किसी और चीज की तरफ जा रहे हैं। अगर भाग रहे हैं तो हमें उस वजह को ठीक करना है, और अगर सिर्फ बेहतर मौके की तरफ जा रहे हैं तो वो कोई गुनाह नहीं, वो इंसानी। फिल्म स्वदेश याद है? मोहन भार्गव लौटता है और उसकी पूरी यात्रा एक ही बात कहती है कि तुम्हें ये मानने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, बस ये मानना काफी है कि इसे बेहतर बनाया जा सकता है, और वो बदलाव कहीं और से नहीं, तुमसे शुरू होता है। तो उस कमेंट वाले बंदे के लिए हमारा जवाब ताना नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो एक लक्षण है। पार्ट 1 का नक्शा और पार्ट 2 का एयरपोर्ट, दोनों असल में एक ही सवाल के 2 हिस्से हैं। क्या हमें ये जमीन अपनी लगती है, और क्या ये लगता है कि इसे बनाना भी हमारे ही हाथ में है? चाइना के किसी भी नक्शे से अरुणाचल भारत से नहीं छिनेगा, जब तक कि अरुणाचल का नौजवान ये महसूस करे कि ये मुल्क उसका है और उसकी सुनी जा रही है। ऐसे ही फेक क्या, असली दुबई वीजा भी किसी को इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकता, अगर इंडिया में रुकना कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन बन जाए। देखते रहिए सिंगापुर।